हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अब एनसीसी कैडेट्स भी दे सकेंगे सीमावर्ती इलाकों में अपनी सेवा। स्काई रूट दिसंबर 2021 में लॉन्च कर सकती है अपना पहला रॉकेट। एलएसी पर स्टेटस की कंडीशन के अलावा चीन की कोई और मांग पूरी नहीं की जाएगी। उत्तम एस रडार और उत्तम 2 को लेकर आई नई जानकारी। और चीन से तनाव के बीच ताइवान अमेरिका से लेगा 66 F-16 फाइटर्स। हमारी आज की पहली खबर उन डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बेहद ही खास है जो नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का हिस्सा हैं या फिर वे एनसीसी को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि शनिवार 15 अगस्त को लाल किले से पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर काम देश के नाम की बात करते हुए युवा शक्ति को एक बड़े पैमाने पर देश सेवा से जोड़ने का जिक्र किया था। और अब उनके इस ऐलान के बाद आज रक्षा मंत्रालय की तरफ से एनसीसी के विस्तार से जुड़े उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत सभी 173 बॉर्डर और तटीय जिलों के युवाओं को एक बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा। यानी कि अब एनसीसी कैडेट्स सीमा और तटीवर्ती इलाकों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट के तहत एनसीसी में 1 लाख नए कैडेट्स को भर्ती किया जाएगा और इसमें 1/3 संख्या फीमेल कैडेट्स की होगी। और बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत 1000 से भी अधिक स्कूल्स और कॉलेजेस को चिन्हित किया गया था और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्लान के तहत टोटल 83 एनसीसी यूनिट्स अपग्रेड की जाएंगी। और सेना की सीधी देखरेख में काम करने वाली इन 83 एनसीसी यूनिट्स में इंडियन आर्मी की 53, इंडियन नेवी की 20 और इंडियन एयरफोर्स की 10 यूनिट्स तैनात हैं। और बता दें कि एनसीसी की इस विस्तार वाली परियोजना को राज्यों के सहयोग से तैयार किया जाएगा और सरकार का मानना है कि ऐसा करने से देश भर के युवाओं को सेना में काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और वहीं ये फैसला लागू होने से सीमा पर बढ़ने वाले युवा जोश का फायदा पूरे देश को होगा। और एनसीसी कैडेट्स को सीमा और तटवर्ती इलाकों में तैनात करने का फायदा ये भी होगा कि यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेंड मैन पावर मिलेगी। बाकी जो युवा हैं जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने का सपना देखते हैं, उन्हें भी इसके तहत एक स्किल ट्रेनिंग प्राप्त होगी। और अगर आप एनसीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग आप हमारी एनसीसी वाली वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप में से कितने हैं जो एनसीसी में हैं या फिर एनसीसी को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दें। और इस बेहतरीन खबर के लिए हम आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 30,000। भारत की स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले एक होम ग्रोन अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। और एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन का टेस्ट करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी भी बनी थी। और अब वियोन ने भी हाल ही में स्काई रूट की टीम के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था और इस इंटरव्यू के तहत टीम स्काई रूट की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहता है तो उनकी कंपनी दिसंबर 2021 तक उनके पहले रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बना रही है। और ये इसरो के सपोर्ट और गाइडेंस के साथ किया जाएगा। और स्काई रूट के टीम मेंबर्स का कहना है कि उन्होंने 3 रॉकेट्स को प्लान किया है, विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3। और इनका नाम इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम 1 का जो इंजन है वो अपनी फाइनल स्टेज में है और हमने इस इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के नाम पर रखा है। और उनके मुताबिक उनका विक्रम 1 रॉकेट 225 किलोग्राम के पेलोड को 500 किलोमीटर की दूरी तक सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट तक ले जा सकता है। और जबकि ये रॉकेट 315 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। वहीं जो विक्रम 2 है उसे 500 किलोमीटर के सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के लिए 410 किलोग्राम का पेलोड, 45 डिग्री के इंक्लिनेशन में 500 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट के लिए 520 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी दी गई है। और जबकि विक्रम 3 में ये कैपेसिटी 580 किलोग्राम और 720 किलोग्राम है। और उनकी कंपनी को पूरा विश्वास है कि वे स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स के सेगमेंट में सबसे बेहतरीन चीज पेश करेंगे और वो भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में। और बाकी स्काई रूट का आप ये पूरा इंटरव्यू वियोन की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि मुंबई के रहने वाले एक पायलट कैप्टन अमोल यादव ने स्वदेशी तौर पर एक 6 सीटर एयरक्राफ्ट को बनाया है। और अब इसी एयरक्राफ्ट से संबंधित एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि इसके टेस्ट फ्लाइट के पहले फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और अभी इसके 2 और टेस्ट होने बाकी हैं। और कैप्टन अमोल यादव का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट को भारत में स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर करना मेक इन इंडिया के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। शनिवार को ईस्टर्न नेवल कमांड में एक सेरेमोनियल परेड आयोजित की गई थी जिसमें अलग अलग शिप्स, सबमरीन्स, एस्टेब्लिशमेंट्स और डिफेंस सिक्योरिटी कोर की अलग अलग प्लेटून शामिल थी। और इस इवेंट के दौरान 50 मैन आर्म्ड गार्ड परेड की समीक्षा के लिए मौजूद थे
ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन। और इस दौरान उन्होंने सभी पर्सनल्स को ये रिमाइंड कराया है कि वर्तमान समय में हमारा देश किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें एक तरफ है चाइनीज वायरस तो दूसरी तरफ है सिक्योरिटी सिचुएशन। और उनका ये भी कहना था कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बाद अब इस बदलते हुए सिक्योरिटी डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशन रीजन की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। और इसीलिए ईस्टर्न नेवल कमांड में हर किसी को पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों ही तरह के खतरों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। बाकी इसके अलावा चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा पैंगोंग शू और गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे ट्रांसग्रेशन स्पॉट्स पर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को पीछे खींचने के साथ अब इंडियन आर्मी ने यह तय किया है कि वे कुमरांग नदी के रिज लाइन्स पर तब तक अपनी पोजीशंस को मेंटेन करेंगे जब तक कि एलएसी पर स्टेटस क्यू की कंडीशन नहीं बन जाती है। और एक सीनियर मिलिट्री कमांडर का कहना है कि हम चीनी सैनिकों के दोनों फ्रिक्शन पॉइंट पर अतिक्रमण को घुसपैठ में बदलने के इरादे को देख सकते हैं और इसीलिए इंडियन आर्मी को चाइनीज आर्मी के इस इरादे को विफल करने के लिए निर्देशित किया गया है। और फिर भले इसके लिए हमें फॉरवर्ड पोजीशंस पर ही तैनात क्यों न रहना पड़े। हालांकि चाइनीज डिप्लोमेट्स एलएसी पर शांति और स्थिरता कायम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में उनकी तरफ से ऐसी मांगे आ रही हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। और भारत की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन इस पर चीन की किसी भी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे भारत का केवल एक ही मकसद है और वो है यहाँ की स्टेटस क्यू कंडीशन को फिर से मेंटेन करना। इसके अतिरिक्त चीन कुछ भी मांग रखेगा वो स्वीकार नहीं की जाएगी। और बता दें कि चीन ने मीटिंग्स में मांग रखी थी कि इंडियन आर्मी पैंगोंग शू से अपने पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को हटा ले और जो कुमराम रिज लाइन है वहाँ से भी नीचे आ जाएं। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने भाषण में साफ साफ समझा चुके हैं कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मलयालम न्यूज़पेपर मनोरमा ऑनलाइन की तरफ से उत्तम एएस रडार और उत्तम 2 को लेकर कुछ नई जानकारियां जारी की गई है, जिनके मुताबिक जो भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित की गई उत्तम एएस रडार है उस रडार को एलसीए तेजस MK1A के लास्ट बैच में शामिल करने के लिए LRDE जोड़ दे रही है। और LRDE को पूरी उम्मीद है कि उत्तम एएस रडार अपग्रेडेड प्रोग्राम के सारे शेड्यूल्स को पूरा करने में सक्षम होगी और जिसके चलते तेजस MK1A के प्रमुख फीचर्स में से एक शामिल होगी ये स्वदेशी एएस रडार। सोर्सेज के मुताबिक इस एएस रडार ने एक हायर्ड एयरक्राफ्ट में 100 घंटे की फ्लाइंग को पूरा कर लिया है और जबकि 25 घंटे के आसपास इसे तेजस पर भी टेस्ट किया गया है। और अब कंफर्म है कि इसका एयर टू एयर मोड और सब मोड फंक्शनलिटीज पूरी तरीके से टेस्ट हो चुकी हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं है कि 83 तेजस MK1A फाइटर्स में से कितने फाइटर्स में इस उत्तम रडार को इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी इस रडार को डेवलप करने वाले LRDE के साइंटिस्ट को पूरी उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तेजस MK1A फाइटर के लास्ट बैच में इसे शामिल किया जाए। बाकी रुस्तम 2 को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है कि पहली बार इसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोड में उड़ाया गया है और DRDO सोर्सेस ने यह भी कंफर्म किया है कि इस UAV ने लॉन्ग रेंज की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के साथ भी उड़ान भरी है। और उनका दावा है कि रुस्तम 2 की जो ये 2 कैपेबिलिटीज हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोड और एक लॉन्ग रेंज की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड, ये इजराइल के हेरन और सर्चर UAVs में भी मौजूद नहीं है। हालांकि इस रुस्तम 2 प्रोग्राम का भविष्य क्या होगा इसके बारे में तो फिलहाल कोई भी कंफर्मली नहीं कह सकता है जब तक कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट ना आए। बाकी सोर्सेज का तो ये कहना है कि इस UAV को बनाने वाली टीम इसके अगले ट्रायल्स के सेट में इसकी कुछ और नई कैपेबिलिटीज को टेस्ट करेगी। चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 66 F-16 फाइटर्स को खरीदने के लिए औपचारिक रूप से एक डील साइन की है। और ताइवान द्वारा F-16 फाइटर्स को खरीदे जाना 1992 के बाद इस आइलैंड में इस तरह के फाइटर्स की पहली सेल है। और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि इस कदम से चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव है उसमें भी कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बाकी ताइवान के जो F-16 फाइटर्स है वो APG-83 नाम की टॉप लाइन फायर कंट्रोल रडार से इक्विप्ड होंगे, जिसकी मदद से वे लंबी दूरी तक एक प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस को भी फायर कर सकेंगे। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि चीन नई जनरेशन के 2 सीटर स्टेल्थ वॉरप्लेन को विकसित कर रहा है जो कि उनके J-20 फाइटर पर ही आधारित होगा। और इसके मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा जो कि 2 सीट वाला होगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये काफी ज्यादा इनोवेटिव भी होने वाला है, यानी कि वो इसमें कुछ एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल करेंगे। और इसे डिफेंसिव एयर टू एयर वेपन से इक्विप किया जाएगा और इसके स्टेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो इसके सारे मिसाइल्स हैं वो इसके बे के अंदर ही स्टोर होंगी। और ऐसी भी संभावना है कि इसमें अधिकतर लाइट एयर टू एयर बॉम्ब्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये चीन का एयरक्राफ्ट है जिनकी खासियतों के बारे में जितना बताया जाता है वो असल में उतने होते नहीं है और वैसे भी जब भी आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि ये कितना खास है।
बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट है हमारे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, लेकिन असल में इसे रिपोर्ट नहीं कहेंगे, ये केवल एक अनुमान है। और वो अनुमान यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा किए जाने के बाद हो सकता है कि ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी वापस से इंडियन आर्मी के साथ कश्मीर में अपनी सेवा दे सकते हैं। और ये अनुमान लगाया गया है उनके पास्ट के इंसिडेंट्स को ध्यान में रखकर, क्योंकि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि पिछले साल जुलाई 2019 में लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी ने साउथ कश्मीर में इंडियन आर्मी के साथ अपनी सेवा दी थी। और इंडियन आर्मी के प्रति जो उनका प्यार है वो हर कोई बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन हम एक बार फिर से स्पष्ट कर दें कि ये केवल एक अनुमान है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, लेकिन वे IPL के मैचेस खेलते रहेंगे। और ये आप जानते होंगे कि IPL भी शुरू होने के बेहद करीब है। बाकी वे इंडियन आर्मी के साथ अपनी सेवा दें या ना दें ये उनका फैसला है, लेकिन भारत के नागरिकों के दिल में लेफ्टिनेंट कर्नल MS धोनी के लिए जो सम्मान है वो हमेशा बरकरार रहेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन प्लेयर में से एक होने के साथ साथ सबसे बेहतरीन कैप्टन्स में से भी एक हैं। और हमारे कैप्टन कूल MS धोनी ने इस देश के लिए आज तक जो भी किया है उन सभी के लिए हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।